होपफुली सुनंदा आप अच्छे होंगे और आप सभी अच्छे होंगे, सोमदत्त, शिल्पा, है ना। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। हमने पिछले कुछ दिनों में कई थियोरीज को किया और अभी कई थियोरीज हम करने वाले हैं। ठीक है बात, एक बार देख पा रहे हो या नहीं देख पा रहे हो ये बताओ। ये आप देख पा रहे हो या नहीं देख पा रहे हो? बिल्कुल देख पा रहे हो, चलिए बहुत बढ़िया। निशा, रुबेदा, हाँ, सरला किसके बाद? बहुत बढ़िया। शालिनी, हाँ लाइव है सेशन बिल्कुल आपका, 10 से 15 मिनट में स्टार्ट कर ही देते हैं हम लोग। और होपफुली आप मुझे देख पा रहे होगे, मैं आपको देख पा रही हूँ। कई लोग तो नींद में हैं, है ना। जो लोग नींद में हैं वो उठ के खड़े हो जाएं। तनाव मुक्त ज्ञान, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, दे देंगे। और बताओ। ग्रेट, बहुत तेजी से आपके कमेंट्स जा रहे हैं। डिटेल्ड बुक भी आ जाएगी। कोई कह रहा है बैठ गया, बहुत बढ़िया, यू आर डूइंग वेल जी। चलिए बहुत बढ़िया। तो आज का हमने कोशिश करेंगे हम कि कुछ, मैंने आपको जो पेडागोजी स्पेशल बैच है, बाकी बैचेस में तो ये क्लास चल ही रही है कंबाइंड अभी के लिए, तो उनके लिए ये एक्स्ट्रा में ही है कि हम प्रैक्टिस थोड़ी कर लेंगे। नहीं तो देख लेंगे, अगर आपके बैचेस में भी डलवानी हुई तो ये पीडीएफ पेडागोजी स्पेशल बैच वालों को मिल गई होंगी, प्याजे और वाइगॉस्की की जो पीडीएफ्स हैं, और कोहल बक की भी आपको कल तक मिल जाएगी। इन तीनों को प्रैक्टिस कीजिएगा। आंसर मैं एक बार मार्क करा दूंगी बाद में, या फिर आपको बता दूंगी यहाँ पर ही किसी दिन डिस्कशन में। तो एक बार आप प्रैक्टिस कीजिएगा इनको। आंसर शीट में एक अलग से दे दूंगी इसकी, ठीक है, आंसर शीट अलग से दे दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया, ग्रेट। तो अभी जिनके पास ये शीट नहीं है वो डायरेक्ट क्वेश्चन से प्रैक्टिस करेंगे। जिनके पास शीट है वो शीट ओपन कर लेंगे, एक बार नोट सेक्शन में देख लीजिएगा पेडागोजी स्पेशल वाले। सॉरी, प्याजे के कुछ क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे जिससे आपको आदत हो जाए। नहीं तो मैं कुछ थियरीज तो ऐसी हैं जिनकी सिर्फ शीट दे दूं और आप खुद प्रैक्टिस कर लें, मैं आंसर की दे दूंगी, उतना काफी रहेगा। ठीक है बात, चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड आफ्टरनून भाई, बहुत बढ़िया विनोद, ग्रेट। तो प्याजे के कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे, जीन प्याजे के। प्याजे की थ्योरी को भी हमने कल परसों किया था, क्योंकि प्याजे लगभग हर जगह पे पूछा जाता है। ठीक है, देखिए एक बार, आंसर शीट अलग से मिल जाएगी। देखो, चिल्ड्रन एक्टिवली कंस्ट्रक्ट देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड इज अ स्टेटमेंट एट्रीब्यूटेड टू, यानी जो बच्चे हैं वो अपनी दुनिया की जो समझ है उसको एक्टिवली कंस्ट्रक्ट करते हैं, यानी दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं एक्टिवली। ऐसा कौन कहता है? तो ये आप आंख बंद करके भी बता सकते हैं कि ऐसा जीन प्याजे कहते हैं कि बच्चे क्या हैं? लिटिल साइंटिस्ट हैं, नन्हे वैज्ञानिक हैं, लिटिल साइंटिस्ट्स जो एक्टिविटी करके, एक्सपेरिमेंट करके दुनिया की समझ बनाते हैं, एक्टिव एक्सप्लोरर्स हैं, एक्टिव एक्सप्लोरर्स। ठीक, यानी सक्रिय अधिगम करता है, या हम कहें कि अन्वेषण करता है, जो खोज करते हैं। ऐसा प्याजे की थियोरी में हमने पढ़ा भी था। आगे बढ़ेंगे। द स्टेज इन विच अ चाइल्ड बिगिंस टू थिंक लॉजिकली अबाउट ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट्स इज नोन एज, यानी वो कौन सी स्टेज है जिसमें बच्चा लॉजिकली सोचना शुरू कर देगा ऑब्जेक्ट्स और इवेंट्स के बारे में, यानी कॉन्क्रीट चीजों के बारे में। ये जो ऑब्जेक्ट्स और इवेंट्स हैं ये कॉन्क्रीट ही तो होते हैं भाई, इनको क्या कहोगे आप? कॉन्क्रीट ही कहोगे, मूर्त ही कहोगे। ठीक है, तो ये कौन सी स्टेज हुई? ये स्टेज हुई कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। सबसे पहले अगर पूछे लॉजिक की शुरुआत कब होती है, तर्क आना शुरू कब हो जाता है? लॉजिक बिगिंस एट कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, 7 से 11 वर्ष। उम्र क्या है? 7 से 11 वर्ष की अवस्था है। ठीक है ये बात, कोई दिक्कत इस बात को समझने में कहीं भी हो रही हो तो बताओ एक बार। अगर पूछ ले लॉजिक एब्स्ट्रैक्ट चीजों के बारे में, ऑब्जेक्ट्स और इवेंट्स की जगह आइडियाज की बात करता, तब हम फॉर्मल ऑपरेशनल के साथ चले जाते, यानी अमूर्त चिंतन की बात हो जाती। अभी ऑब्जेक्ट्स और इवेंट्स का मतलब है जिन चीजों को आप टच या फील कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे।
थर्ड क्वेश्चन है 4 डिस्टिंक्ट स्टेजेस ऑफ, बेसिकली ये कुछ 47 या 50 के अराउंड क्वेश्चंस हैं जो अब तक प्याजे के बारे में पूछे जा चुके हैं, पूछे जा सकते हैं, तो इनको अच्छे से करना जरूरी है। अदरवाइज इसके अलावा जितने चाहे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट इतने तो आपको आने ही चाहिए। 4 डिस्टिंक्ट स्टेजेस ऑफ चिल्ड्रंस इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट आर आइडेंटिफाइड बाय, इंटेलेक्चुअल बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाएं किसने दी हैं, इस पे भी आप चाहें तो चर्चा कर सकते हैं, बता सकते हैं। भाई बौद्धिक विकास, प्याजे, स्किनर, कोहलबर्ग, एरिक्सन, कौन? तो आपको पता है कि इस कॉग्निटिव डेवलपमेंट को इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट का नाम भी दिया जा सकता है, कि आपकी बुद्धि कैसे विकसित होती है। इंटेलेक्ट में क्या है, आपकी सारी एबिलिटी, सोचने की, समझने की, बुद्धि में यही तो है, तो इसको कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी कहा जा सकता है, और इसकी बात जीन प्याजे कर रहे हैं। तो ये प्याजे द्वारा गिवन है, ये बात किसके द्वारा? प्याजे के द्वारा। ये बात क्लियर है, हमें कोई समस्या नहीं है इस बात को समझने में, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ना? आगे बढ़ जाएं, नेक्स्ट पे चलेंगे। अकॉर्डिंग टू प्याजे एट विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 4 है, प्याजे के अनुसार एट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस, किस स्टेज पर डज अ चाइल्ड बिगिन टू थिंक लॉजिकली, तर्कपूर्ण ढंग से बच्चा सोचने लगेगा, किसके बारे में? एब्स्ट्रैक्ट प्रपोजिशंस, यानी अमूर्त संकल्पनाओं के बारे में तार्किक रूप से चिंतन कब प्रारंभ होगा? ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को, मैं थोड़ा सा और जूम इन कर लेती हूं अगर आपको समस्या है तो बताओ एक बार, देखिए एक बार। बहुत बढ़िया, फॉर्मल ऑपरेशंस, बिल्कुल फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है 11 साल और उसके बाद की। जब भी अमूर्तता की बात आए तो आप इसी स्टेज की बात करेंगे। जब मूर्तता की बात आए, लॉजिक की बात आए, ऐसी चीजों के बारे में जिनको टच और फील किया जा सकता हो, तो आप लॉजिकल यानी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज की बात करते हैं, जहां पे आप चीजों को टच और फील कर सकते हैं। ठीक, अगर एब्स्ट्रैक्ट की बात आ जाए, ये एब्स्ट्रैक्ट प्रपोजिशन की बात आ गई, तो सिंपल सा मतलब है फॉर्मल ऑपरेशनल की बात होगी। यहां बिल्कुल क्लियर है ये बात। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे। अकॉर्डिंग टू प्याजे यानी प्याजे के अनुसार, अकॉर्डिंग टू प्याजे यानी प्याजे के अनुसार, ये देखो थोड़ा और जूम कर सकते हैं इसको, इतना ही जूम कर सकते हैं हद से हद, देखिए क्योंकि फिर क्वेश्चन नहीं दिख पाएगा आप लोगों को। अकॉर्डिंग टू प्याजे, प्याजे के अनुसार ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट यानी विकास की पहली अवस्था में, बर्थ टू अबाउट 2 years, जो पहली अवस्था है वो कितने दिन की है, कितने टाइम पीरियड की है? जन्म से 2 वर्ष तक की है। आ चाइल्ड लर्न्स बेस्ट, सबसे बेहतर तरीके से बच्चा कैसे सीखता है, ये पूछा है। बताइए एक बार, सबसे बेहतर तरीके से बच्चा कैसे पूछता है, ये कह रहे हैं यहां पे। बाय थिंकिंग इन एन एब्स्ट्रैक्ट फैशन। भाई पहली स्टेज में जन्म से 2 वर्ष तक एब्स्ट्रैक्ट कहां से आ गया, अमूर्त चीजें कहां से आ गई? अभी तो उसको मूर्त का भी बहुत अच्छे से नहीं पता। फिर है बाय अप्लाइंग न्यूली एक्वायर्ड नॉलेज ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज भी नहीं आती, धीरे धीरे सीखता है। बाय यूजिंग द सेंसेस, ये बात हमारी समझ में आ रही है कि सेंसेस आर टीचर्स, यानी इंद्रियों के प्रयोग द्वारा जो सेंसेस हैं, जो ज्ञानेंद्रियां हैं बच्चे की, वो उसके शिक्षक के रूप में काम करते हैं। जन्म से 2 वर्ष तक वो अपनी दुनिया की समझ देखकर, सुनकर, एक्टिविटी करके बनाता है। न्यूट्रल वर्ल्ड तो कहीं से आया ही नहीं। जो पेडागोजी स्पेशल वाला बैच है, आप लोगों के नोट्स और बाकी जो नॉर्मल नोट्स होते हैं, जो पीपीटी मिलती है बाकी बैचेस में, तो वो जल्दी ही मिल जाएंगी। इस बार मैं संडे तक उसको फाइनल करके, अभी ट्रांसलेशन में भी हैं कुछ चैप्टर्स, तो ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए एक बार। अकॉर्डिंग टू प्याजे यानी प्याजे के अनुसार, ये देखो हल्का सा, वीडियो डाउनलोड कैसे हो जाएगी? अभी तो लाइव चल रहा है, लाइव तो हो जाने दो, उसके बाद ही तो डाउनलोड कर पाओगे, हैं? पहले डाउनलोड होने दो। अकॉर्डिंग टू प्याजेज स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार जो सेंसरी मोटर स्टेज है वो किसके साथ एसोसिएटेड है? ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं, इमिटेशन, मेमोरी एंड मेंटल रिप्रेजेंटेशन। देखिए एक बार, बहुत बढ़िया।
एक मिनट रुको। देखिए यार, सिंपल बात है कि जो सेंसरी मोटर स्टेज है, एक तो इमिटेशन यानी डेफर्ड इमिटेशन, अनुकरण शुरू हो जाएगा। मेमोरी यानी मेमोरी बिल्ड होनी शुरू हो जाएगी, तभी ऑब्जेक्ट परमानेंस आएगा। मेंटल रिप्रेजेंटेशन यानी दिमाग में चीजों का उसके चित्र जो है वो रहने लग जाएगा। कोई खिलौना देखा तो वो धीरे धीरे दिमाग में याद रहेगा, वो मेंटली रिप्रेजेंट कर पाएगा उस चीज को। तो ये बात सही है। लॉजिकल फैशन तो बहुत बाद में आएगा, 2 साल तक के बच्चों को कहां से लॉजिक एनालाइज भी नहीं कर सकता, और सोशल इश्यूज का तो भूल ही जाओ। तो अगर आप ये बाकी के 3 ऑप्शन हटा देते, ऐसे ही आपको पता चल जाता कि आंसर ए ऑप्शन ही है, क्योंकि बाकी के 3 तो बिल्कुल ही वैलिड नहीं है। अगर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो जा ही नहीं रहे बाकी के 3 ऑप्शन। समझ रहे हो ना बात? 7th क्वेश्चन पे फोकस करो एक बार। देखो 7th क्वेश्चन क्या कहता है, देखो एक बार। देखिए एक बार 7th क्वेश्चन को। कैन यू सी माई कॉमेंट्स? जी बताइए। लैपटॉप में नहीं चलेगा ये। द स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी संज्ञानात्मक विकास की जो अवस्था है पियाजे के द्वारा दी गई, सॉरी, इन विच अ चाइल्ड डिस्प्लेज ऑब्जेक्ट परमानेंस, यानी वस्तु स्थायित्व का गुण किस स्टेज में आएगा, ये पूछा है। पियाजे के अनुसार वस्तु स्थायित्व किस स्टेज में आ जाएगा? मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया था कि किस स्टेज में आएगा वस्तु स्थायित्व। जल्दी से बताओ मेरे को कमेंट करके कि किस स्टेज में आ जाएगा। बहुत बढ़िया, सेंसरी मोटर स्टेज में ही अचीव हो जाता है। और सेंसरी मोटर यानी संवेदी परक चरण ही ऐसा है जन्म से 2 वर्ष तक जहां पे इसकी कमी है। शुरुआत में 1.5 साल से पहले पहले ये अचीव नहीं होता। तो अगर पूछे कि लैक किस स्टेज में करेगा, यानी ऑब्जेक्ट परमानेंस की कमी किस स्टेज में होगी, तब भी आप यही जवाब देंगे। ऑब्जेक्ट परमानेंस अचीव किस स्टेज में हो जाएगा, तब भी आपका जवाब यही होगा, सेंसरी मोटर स्टेज में ही। 18 से 24 महीने यानी 1.5 से 2 साल के बीच में ये आ जाती है आपकी। देखो एक बार ये हैंग कर रहा है, लग रहा है। हाँ देखो 1.5 से 2 साल के बीच में ये आपकी ऑब्जेक्ट परमानेंस आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड नहीं होता। अच्छा प्रियंका, हमें तो नहीं पता था यार ये बात। ठीक, क्या हुआ वानी? तो यही स्टेज है जिसमें वो ऑब्जेक्ट परमानेंस को अचीव कर लेगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। अकॉर्डिंग टू पियाजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट थियोरी, द प्रोसेस बाय विच द कॉग्निटिव स्ट्रक्चर इज मॉडिफाइड, जो संज्ञानात्मक आपकी संरचना है उसको संशोधित कैसे करेंगे, या संशोधन वाली प्रक्रिया को क्या कहेंगे, मॉडिफिकेशन को क्या कहेंगे? मैंने बहुत क्लियरली आपको समझाया था। मॉडिफिकेशन को कहते हैं एकोमोडेशन। एसिमिलेशन तो ऐड करना है, फिट करना है नई स्कीम में, है ना। स्कीमा तो खुद होता ही है, परसेप्शन की बात ही नहीं हुई। तो एकोमोडेशन ही कहलाएगा, यानी समायोजन कहलाएगा, जब आप मॉडिफाई करें पुराने स्कीमा में, एडजस्ट करें, मैनिपुलेट करें, ये सब चीजें एकोमोडेशन है। ऐड करना एसिमिलेशन है। ये बात सही है कि नहीं? आगे बढ़ें। Oh God, sorry. An important characteristic of formal operational stage, यानी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज मतलब औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की महत्वपूर्ण विशेषता बतानी है। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज की महत्वपूर्ण विशेषता बतानी है। देखिए कोल्ड, हाँ यार पता नहीं, थोड़ा सर में दर्द भी है। देखिए एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, सिंपल बात है, फॉर्मल ऑपरेशनल 11 साल के बाद एंड अबव आ जाएगा क्या, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट आने लगेंगे। ठीक है, कोई कह रहा है मैगी खा लो, मैगी से भी कोल्ड भागता है क्या? तबीयत ठीक नहीं है फिर भी आपकी क्लास देख रही हूँ। हाँ मेरा भी सेम ही हाल है, मेरी भी ठीक नहीं है फिर भी मैं क्लास ले रही हूँ। हाँ सर्दी हो गई है शायद, कोई बात नहीं कोई बात नहीं।
हाँ सीजनल है। हाँ कोई कह रहा है कोरोना टेस्ट करा लो, नहीं यार कोरोना नहीं, एक्चुअली चक्कर क्या है ना, अभी मौसम ऐसा है, अगर आप एसी चलाओ तो छींक आने लगेंगे, और इस रूम में चलाना पड़ता है क्योंकि इतनी सारी लाइट्स हैं तो गर्मी हो जाती है चारों तरफ से बंद होके, तो इसलिए भी हो जाता है थोड़ा टेम्परेचर चेंज। नहीं तो मैं वैसे नहीं चला रही हूँ, वैसे तो ऐसे काम चला रही हूँ। देखो एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फॉर्मल ऑपरेशनल, ये तो मैंने आपको बता दिया, फिर भी मैं एक बार आपको ये क्लियर कर देती हूँ। जो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है 11 साल के बाद वाली, यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आती है फॉर्मल ऑपरेशनल में, ये सबको पता होना चाहिए। कॉन्क्रीट थिंकिंग आ जाती है 7 से 11 में, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में, ठीक है। सोशल थिंकिंग एज सच हमने सोशल थिंकिंग जैसा अलग से कुछ नहीं पढ़ा। ईगो सेंट्रिक बिहेवियर 2 से 6 वर्ष के बीच में है, तो ये सारी बातें तो हमें क्लियर हैं, ठीक है। बात आगे बढ़ेंगे। इसको क्या हुआ, ये कैसे मर मर के चल रहा है, देखो which one of the following is not a part of Piaget's pre-operational stage, यानी प्याजे की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का हिस्सा नहीं है, प्याजे की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का हिस्सा नहीं है। देखिए एक बार, देखिए प्री ऑपरेशनल स्टेज में ईगो सेंट्रिक भी है बच्चा, अहम केंद्रित भी है, निर्जीव चीज को सजीव समझेगा, ये बात भी है। रिवर्सिबिलिटी नहीं आई अभी, वो बर्फ पानी बन सकती है और पानी बर्फ बन सकता है, इस बात पे उसे कंफ्यूजन है, ठीक। तो कंजर्वेशन जो है यानी संरक्षण के, यदि आप 200 ml पानी को एक बड़े बर्तन से चौड़े बर्तन में डालेंगे तो वो कहेगा कि दोनों में बराबर है, ये चीज कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में आती है, 7 से 11 वर्ष में प्री ऑपरेशनल में नहीं आती, ठीक। जो ये संधारण है ये 7 से 11 कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में आएगा, ना कि प्री ऑपरेशनल में। ये बात क्लियर है या नहीं, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए ये बात, टोटली क्लियर होगी ये बात, है ना। आगे बढ़ते हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ पियाजेस कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज एक्सेप्ट, यानी सभी पियाजे की कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज का हिस्सा है किसी एक को छोड़ करके। अब वो कौन सा है, छोड़ करके कौन सा है, देखिए दिव्य धारा ले लेंगे, दिव्य धारा ले लेंगे, अच्छी दवाई है वो। देखो इंडक्टिव रीजनिंग किसका, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल का, नहीं ये तो मैंने आपको बताया हुआ है, अगर नहीं बताया तो दोबारा से बता देती हूं। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में इंडक्टिव रीजनिंग आ जाती है, और इसके बाद वाली जो स्टेज है ना उसको क्या कहते हैं, फॉर्मल ऑपरेशनल, उसमें डिडक्टिव आ जाती है। तो ये कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में इंडक्टिव रीजनिंग आ जाती है, रिवर्सिबिलिटी भी आ जाएगी, लैक ऑफ कंजर्वेशन नहीं होगा, स्पेशल थिंकिंग भी आ जाएगी, लेकिन लैक ऑफ कंजर्वेशन नहीं है, संधारण का अभाव नहीं है, क्योंकि संधारण तो आ जाएगा, ठीक है। समझ पा रहे हो बात को, ये भी कुछ हद तक आ जाती है भाई, दिशाओं का ज्ञान होने लगता है उसको, स्पेशल थिंकिंग यही तो है, ड्राइंग वगैरह अच्छे से कर लेगा। देखिए कोई बात नहीं कुसुम, सीता हैज लर्नड टू ईट राइस एंड दाल विद हर हैंड, सीता ने दाल चावल को हाथ से खाना सीख लिया है, ठीक है। When she is given दाल एंड राइस, जब उसको दाल और राइस मिलते हैं तो वो मिक्स करके खा लेती है। She has eating rice and दाल into her schema for doing this, भाई उसने अपने स्कीमा में, अपनी मेंटल स्कीम में चावल और दाल को खाने का क्या कर लिया है, सिमुलेट कर लिया है, एकोमोडेट कर लिया है, क्या किया है दाल चावल के खाने को, ये पूछा है यहां क्वेश्चन में, बताइए एक बार, कीजिए जवाब दीजिए। एसिमुलेट कर लिया है, सिंपल, बदलाव थोड़ा ही हुआ है, कुछ एडजस्टमेंट थोड़ा ही हुआ है, जो एकोमोडेशन कहें, एडजस्टमेंट थोड़ा ही हुआ है, उसने तो ऐड किया है, ठीक। तो ये नहीं होगा, एसिमुलेशन होगा, ठीक। उसने ऐड कर लिया है, फिट कर लिया है अपने एग्जिस्टिंग स्कीमा में कि दाल चावल कैसे खाते हैं, और उसको मिक्स करके खा लिया, क्या दिक्कत है। आगे बढ़ेंगे। रेडीनेस फॉर लर्निंग रेफर्स टू, यानी सीखने की तत्परता से क्या मतलब है। पियाजे की थ्योरी रेडीनेस फॉर लर्निंग की बात करती है, और रेडीनेस फॉर लर्निंग जो है इनके कहने का मतलब है बच्चा कॉग्निटिवली मैच्योर है कि नहीं है, सीखने के लिए तैयार है कि नहीं है, ठीक। बताइए जी, रिया मैं आपका कमेंट देख पा रही हूं, बिल्कुल आंसर कीजिए, दीजिए जवाब। रेडीनेस फॉर लर्निंग
रेडीनेस फॉर लर्निंग क्या है? प्रेजेंट कॉग्निटिव लेवल ऑफ स्टूडेंट्स इन द लर्निंग कॉन्टिन्यूअम, यानी बच्चे का प्रेजेंट कॉग्निटिव लेवल क्या है, वो मैच्योर है कि नहीं, तैयार है कि नहीं संज्ञानात्मक रूप से, ये बात सही है। सेटिस्फाई करना या फिर ये थॉर्नडाइक का लॉ ऑफ रेडीनेस अलग है पियाजे के केस में, वो लॉ ऑफ रेडीनेस है, ये रेडीनेस फॉर लर्निंग है कि बच्चा सीखने के लिए कॉग्निटिवली रेडी है कि नहीं है, इसलिए इसको ए ऑप्शन के साथ जोड़ते हैं हम हमेशा। आगे बढ़ेंगे। अ टीचर शोज 2 आइडेंटिकल ग्लासेस फिल्ड विद एन इक्वल अमाउंट ऑफ जूस इन देम। भाई 2 आइडेंटिकल ग्लासेस हैं, दोनों में इक्वल अमाउंट ऑफ जूस है, 2 ऐसे ग्लासेस हैं जिनमें बराबर का जूस है, दोनों में इक्वल जूस है, मान लीजिए 100 ml, ठीक है बात। She empties them in 2 different glasses of which is taller and the other one is wider। किसी और ग्लास में इसको ट्रांसफर कर दिया, एक है चौड़ा बर्तन उसमें ट्रांसफर कर दिया, एक है लंबे वाला, एक जूस को इसमें डाल दिया यहां से, दूसरे को इसके अंदर, ठीक। अमाउंट तो सेम है, अमाउंट तो सेम है। She empties them in 2 different glasses, one of which is taller and the other one is wider. She asks her class to identify which glass would have more juice in it। वो कहती है अपनी क्लास को आइडेंटिफाई करो, पहचानो कि किस ग्लास में ज्यादा जूस होगा, कि इसमें ज्यादा होगा कि इसमें ज्यादा होगा, ठीक। तो बच्चे ने क्या रिप्लाई दिया? बच्चे ने कहा जो टॉल ग्लास है ना, जो लंबे वाला ग्लास है, इसी में जूस ज्यादा होगा, ऐसा एक बच्चे ने कहा। इस टीचर के बच्चों को डिफिकल्टी कहां हो रही है, परेशानी कहां है? रिवर्सिबिलिटी में परेशानी है, एकोमोडेशन में परेशानी है। देखो ये दोनों तो होंगे नहीं, बिल्कुल क्लियर है ये तो, एकोमोडेशन और ईगोसेंट्रिज्म, या तो रिवर्सिबिलिटी है या डिसेंटरिंग है, यानी विकेंद्रीकरण है, ठीक। बच्चे को परेशानी रिवर्सिबिलिटी में नहीं है। रिवर्सिबिलिटी का मतलब होता है फॉर्म चेंज होगी, बर्फ पानी बन सकता है, पानी बर्फ बन सकती है, ठीक। हालांकि रिवर्सिबिलिटी भी जुड़ा हुआ है। कोई कह रहा है आपको सपने में देखा, बहुत अच्छा किया। इसका आंसर हम ज्यादा बेहतर जो मानते हैं वो डिसेंटरिंग मानते हैं, होने को आंसर रिवर्सिबिलिटी हो सकता है, बट अगर टेक्निकली देखें तो डिसेंट्रेशन क्या है कि बच्चा दूसरा एस्पेक्ट देख ही नहीं पा रहा एक चीज का, वो सिर्फ लंबाई पे ध्यान है, वो डिसेंटर नहीं कर पा रहा कि चौड़ाई भी अलग चीज है, ठीक। तो डिसेंट्रेशन को हम ज्यादा बेहतर आंसर मानेंगे, और डिसेंट्रेशन के कारण ही कहीं ना कहीं रिवर्सिबिलिटी में उसको प्रॉब्लम है। तो आंसर दोनों सही हो सकते हैं अगर पेपर में आए तो, लेकिन बेहतर आंसर हमारा डिसेंटरिंग है, तो हम डिसेंटरिंग के साथ जाएंगे, क्योंकि वो दूसरा एस्पेक्ट नहीं देख पा रहा, वो सेंट्रेशन हो गया, एक ही चीज पे ध्यान है, क्या, लंबाई पे, डिसेंटर नहीं कर पा रहा कि चौड़ाई भी तो कोई चीज है, ठीक है। तो इसलिए हम इसके साथ जाएंगे, डी ऑप्शन के साथ। हो दोनों सही सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी बहुत ज्यादा। 15 पे देखिए, Which of the following figures correctly represents the development according to Piaget's developmental theory? पियाजे की विकासात्मक थ्योरी के अनुसार कौन सा एक फिगर है, कौन सी एक इमेज है जो ये कहती है कि पियाजे डेवलपमेंट की थ्योरी को इस तरह से दर्शाएंगे, इस तरह से दर्शाएंगे, इस तरह से दर्शाएंगे, इस तरह से। मैंने आपको बताया था पियाजे कहते हैं डेवलपमेंट डिसकंटीन्यूअस है। डिसकंटीन्यूअस का मतलब क्या हुआ? ये स्टेजेस में होता है, ना कि लगातार होगा, जैसा वाइगोस्की कहते हैं, वो कहते हैं कॉन्टिन्यूअस है। तो जो भी स्टेजेस की बात करेगा वो कहेगा डिसकंटीन्यूअस है, एक एक स्टेज में होकर के चलेगा, एक स्टेज में इतना, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना। मतलब ए ऑप्शन जो स्टेजेस की बात करेगा वही है पियाजे। ये तो कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस की बात नहीं कर रहे, ये स्टेजेस की बात कर रहे हैं, ठीक। तो आंसर होगा ए ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे।